बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सुनो हिंदुस्तान के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मेरे साथ हैं अजीम राना। नाजरीन, आज हम बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। ना हम अपनी आवाज़ ऊंची करेंगे, ना ही धमकी कि हम साहिब मरवत लोग हैं। दलील और मंतक हमारा तोर्रा इम्तियाज़ है। 13 लाख फौज जो तुम्हारी उम्मीदों का मरकज़ है भारत, और जिसके बलबूते पर तुम इलाके में अपना सिक्का जमाना चाहते हो, वो तिनकों का घोंसला है और घोंसले कभी मकान का नेमुल बदल नहीं हो सकते। कितनी ही लीपापोती करके आपने इसे शोकेस में सजा रखा हो, यकीन करो ये रस्ते हुए कच्चे गढ़े की मानन है। और हम तुम्हें दलील से बताएंगे कि इसके अंदर क्या पक रहा है और क्यों ये हमारी एक कारी ज़र्ब की मोहताज है। अपनी अखलाकी फौज की अखलाकी हालत तो देखो, क्या ये लड़ने के काबिल हैं? गुज़िश्ता हफ्ते भारत के करीब तरीन इत्तेहादी इसराइल ने भारत से शदीद एहतजाज किया, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में एक जंगी मश्क के दौरान भारतीय स्पेशल फोर्सेस के अराकीन की जानिब से इसराइली सार्जेंट को जिनसी हरासानी का निशाना बनाया गया। इत्तेहादी ममालिक को तो छोड़िए, भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2007 से लेकर 2024 तक 1000 से जायद भारतीय खवातीन एहलकारों को मर्द एहलकारों की जानिब से हिरासानी का निशाना बनाया गया। यानी जिस फौज में एहलकारों की इज्जत महफूज ना हो, वो दुश्मन से किस जज्बे से लड़ेगी। 6 मार्च 2024 को भारतीय रिसर्चर सई हर्षनी वलबारी ने इंटरनेशनल वेबसाइट पर शोरश ज़दा भारतीय इलाकों में तैनात इंडियन फौजी अफसरान की खवातीन से ज्यादती की होशरुबा हकीकत बेनकाब की। यानी ये आपकी भारतीय सेना का किरदार है जिसमें अखलाकियात की सख्त कमी है। साउथ एशिया टाइम्स ने 31 जनवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के दौरान काम का दबाव, अफसरान का नामुनासिब रवैया, घरेलू हालात और छुट्टी न मिलने पर मायूसी के सबब भारतीय फौज में 787 खुदकुशी के वाकयात रिपोर्ट किए हैं। हर दूसरे रोज सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होती हैं जहां भारतीय फौजी अहलकार अपने ऊपर जुल्म की दास्तान सुना रहे होते हैं। Of a major general serving in the Assam Rifles in the northeast who was charged with sexually harassing another serving officer. रुक जाइए, बैठिए 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 सर, बैठिए सर, बैठिए। एकदम सही बोल रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? आपने बलात्कार हुआ, ये क्या बोल रहे हैं? वहाँ मौत हुआ लोगों की, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और उनका कहना है कि उन्होंने ड्रिंक में कुछ मिला दिया जिससे कारण वो बेहोश हो गए और उनकी पत्नी के साथ जबरदस्ती उन्होंने रेप किया है। इस संदर्भ में कर्नल नीरज गहलोत सीओडी कानपुर के विरुद्ध थाना कैंट में अंतर्गत 376 तथा आईपीसी की संवेद धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो वीडियो आपने मुलाहिजा की। सुनो हिंदुस्तान। मोदी कुंबा पाकिस्तान से एक ऐसी फौज को लड़ाना चाहता है जिसका फिटनेस लेवल 0 है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 40 से 60% इंडियंस सिविलियंस हाइपरटेंशन के मरीज हैं, लेकिन भारतीय फौज में ये शरह 80% है। सुनो हिंदुस्तान, तुम्हारी फौज की तरह तुम्हारा आर्मर्ड डिवीजन भी अनफिट है। कहने को तुम्हारे पास 4000 टैंक हैं, लेकिन 1500 T-72 जंग के मैदान में उतरने के काबिल ही नहीं। फ्रांस से ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मुआहदे के बावजूद इंडियन राफेल फाइटर की तैयारी भी रिश्वत और कमीशन की वजह से नाकाम हुई। राफेल के दरामदी सौदे में तुम्हारे जर्नल्स और सियासतदानों के गठजोड़ का फायदा है। करप्शन से लेकर जिनसी ज्यादती के मुकदमात तक मुलविस भारतीय फौज की पेशावराना काबिलियत सवालिया निशान बन चुकी है। सुनो हिंदुस्तान, क्या ये तुम्हारी फौज जिसे तुम हमारे खिलाफ मैदान में उतारोगे? भारतीय फौज की सलाहियतों और इस्तेदाद का तज्जिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। भारत में 50 से ज्यादा इस वक्त लिबरेशन मूवमेंट्स चल रही हैं, उनका दबाव है मोदी सरकार पर यकीनन, और फिर ये पेशा वराना तरबियत की कमी है भारतीय फौज में, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि भारतीय फौज डिमोरलाइज हुई है। तो आपको क्या लगता है, ऐसी इंस्पिरेशन, ऐसी डिमोरलाइजेशन के साथ क्या वो जंग लड़ सकते हैं पाकिस्तान के साथ? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात जो आपने कहा ना, असल में जो प्रेशर किसी हुकूमत के ऊपर होता है वो होता है जो इंटरनल आपकी सिचुएशन होती है। इस किस्म की हालात में जब आप जंग की धमकियां दे रहे हो या जंग की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो या जंग का माहौल पैदा कर रहे हो, और उस जंग के माहौल का तमाम बेसिस जो है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और रिलीजियस हेट्रेड के ऊपर हो, यानी मजहबी मुनाफकत को इस्तेमाल करके, मनाजी मुनाफकत को इस्तेमाल करें, मजहबी दहशतगर्दी को इस्तेमाल करके आप एक जंग का माहौल पैदा कर रहे हैं। जिस तरह अभी नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, तो हिटलर और मुसोलिनी का भी बाप है, उसने ये काम करने की कोशिश की। और उसमें जैसे आपने कहा कि भारत के अंदर न सिर्फ ये कि इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल चल रही है, इंसर्जेंसीज चल रही हैं, बल्कि अगर आप ऊपर जाएं
एरिया की तरफ, तो वहाँ 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको भारत ने बड़े अरसे से रेड कॉरिडोर जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। अब रेड कॉरिडोर का मतलब ये है कि वहाँ पे जो भी भारतीय फौजी जाता है उसको वो माऊ जो है गोरिल्ले जो है वो उसका तिया पांचा कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें, और दूसरी आपने देखा इसके अंदर जो है सिखों की खालिस्तान की जिस तरह मूवमेंट चली, और अभी लेटेस्ट एक चीज़ सामने आई है, उसमें एक इंडियन जो DGMI हैं लेफ्टिनेंट जनरल कुमार के क्या उनका नाम है, उनका एक लेटर सामने आया है जो उन्होंने तमाम इंडिया की जो फील्ड फॉर्मेशन हैं, जैसे जो कोर्स हैं, कमांड्स हैं, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, या 15 कोर, 16 कोर, 10 कोर, उन तमाम को उन्होंने लिखा है, और उसका हेडिंग है डिप्लॉयमेंट ऑफ सिख पर्सन और सेंसिटिव ड्यूटीज। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो सिख लोग हैं उनको, क्योंकि उनकी एफिलिएशन है सिख फौजियों की, तो उनको सेंसिटिव ड्यूटीज पे डिप्लॉय ना किया जाए और उनकी सेग्रीगेशन की जाए, और उनको मतलब फॉरवर्ड पोस्ट पे, सिग्नल यूनिट्स पे, इंटेलिजेंस। अब ये चीज़ है जो ज़्यादा सीरियस है भारत की फौज के अंदर तफरका डालने के लिए, यदि आप एक कम्युनिटी को, और आपको पता है सिखों को बाय व्यू ऑफ द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिखों को जब काउंट किया जाता है तो उनकी पॉपुलेशन को सिख के तौर पे काउंट नहीं किया जाता, उनकी पॉपुलेशन को हिंदू के तौर पे काउंट किया जाता है। तो ये चीज़ें, बाकी जहाँ दूसरी आपने सवाल किया, भारत की फौज के अंदर डिसऑर्डर होने का खौफ जाहिर है, मोराल का उस पर असर पड़ता है, कॉम्बैट एफिशिएंसी का असर पड़ता है, अगर आपके अंदर इंटरनली चीज़ हो, उसके बाद आपकी डिप्लॉयमेंट, आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, और मुझे वो हमारे उस्तादों ने सिखाई है, और ये फौज में तमाम आर्मीज में पढ़ाई, दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट ना करो, हमेशा कंपैरिजन करो, ताकि आपका थ्रेट परसेप्शन, आपका थ्रेट लेवल और आपका जो रिस्पांस लेवल है वो आप इस तरह डेवलप कर सकें जो दुश्मन की वीकनेसेस के बावजूद उसके को होते हुए उसके ऊपर सबकत ले जाए। लेकिन तो भारत के अंदर जो भारत की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी है। सर, अगर हम खबरों की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि भारतीय फौज बहुत ही ज़्यादा उनके मसाइल हैं, सर भारतीय फौजी अफसरान की जानिब से अपनी साथी खवातीन एहलकारों को ज्यादती का निशाना बनाने के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं, जबकि राज्यसभा में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे सैकड़ों केसेस सामने आए हैं जिसमें भारतीय अफसरान की जानिब से खवातीन को जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया गया है। और आई थिंक 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि एक भारतीय अफसर ने एक इसराइली खातून को भी ज्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद इसराइल की जानिब से जो है वो सख्त एहतजाज किया गया। इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? जी, इजराइल की जानिब से एहतजाज के साथ साथ वो मुसैद की औरत है, जो आपको पता है, मैंने ये बहुत अर्से पहले खबर ब्रेक की थी कि जी इजराइल का एक मुसैद का एक डेलीगेशन है जिसमें कोई 10 के करीब के 12 के करीब लोग हैं जो इस वक्त पहलगाम हमले से पहले कश्मीर के अंदर मौजूद थे। और पहलगाम हमले से पहले वो कश्मीर का जो GOC नॉर्दर्न कमांड जो सैक हो गया है जनरल कुमार, उसके साथ वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, और इसके साथ जो अपना 25 डिवीज़न है जो राजौरी में लगा हुआ है, उसका उन्होंने विजिट किया था, और वो भारतीय फौज को ये एडवाइस देने के लिए आए थे या उनके साथ ये एक्सरसाइज कर रहे थे कि किसी भी सूरत में आपने कश्मीरियों का जेनोसाइड किस तरह करना है जिस तरह हम गजा में करें। इसका इतराफ़ इजरायली एम्बेसडर जो इंडिया में है उसने अपने एक इंटरव्यू में किया था, उसने एक भारतीय चैनल को दिया था कि जिस तरह हम गजा में लोगों को मार रहे हैं इस तरह आप कश्मीर में लोगों को मारे। उसकी एक मैनिफेस्टेशन शुरू हो गई है। आपने देखा कश्मीर के अंदर घर घर तलाशी ली जा रही है, किश्तवाड़ के जंगलों में घुसे हुए हैं, वहाँ पे जो है वो लोगों को जो है मारा जा रहा है, वहाँ पे जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है लोगों, वहाँ से बातचीत की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता आप की नज़र से गुजर रही होंगी। तो ये जो आप जिस लेटर का आप जिक्र कर रही हैं, उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंटेड लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हम जो है इस चीज़ को किसी भी तरीक़ेकार से अच्छा नहीं समझते, और उन्होंने गवर्नमेंट को और फौज को कहा है कि आप इसके ऊपर इंटेरोगेशन शुरू करें। और वो लेटर उन्होंने कहा जी भारतीय फौज को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि हमारी एक एम्प्लॉय की किस तरह बेहरमती की गई है। उसके अंदर एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 4 उसके सिपाहीज हैं, एक लास्ट नाइक है और 2 सिपाही हैं जो इन्वॉल्व हैं। जी बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, पेशा वराना सलाहियतों के साथ साथ अब भारतीय फौज की खिलाकियात पर भी सवालात उठ रहे हैं। ये कहिएगा कि हमने तो ब्रिगेडियर साहब ये सुना कि जब बैरूनी ताकत से मुकाबला हो तो यूनिटी की ज़रूरत होती है, एक इकाई होकर लड़ना पड़ता है। अब भारतीय फौज की ये फॉल्ट लाइंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इटसेल्फ कितनी डिविजन्स हैं, और फिर एक और खबर अब ये गर्दिश कर रही है कि मोदी सरकार की जानिब से पहली बार जात पात की बुनियादों पर सेंसस
कराने का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है, तो पाकिस्तान के कितने एडवांटेज में जाती है ये सूरत हाल? ज़ात पात पे तो सेंसस बहुत पहले हो चुका है। आपको पता है उन्होंने एक लॉ बनाया था जो ईस्टर्न साइड पे बिहार और से ऊपर उन्होंने नाफिज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 71 के बाद जो लोग आए नहीं की जाएगी और उन लिम्बो में है कि वो क्या करे, कहाँ जाएं, और बिहारी भी बहुत सारे लिम्बो में हैं। तो ये आप देखिए, मैंने आपसे आप जो नरेंद्र मोदी की वो साइकोपैथ है, वो एक नॉर्मल आदमी नहीं है। वो इस बुरी तरीके से मजहबी दहशतगर्दी के जुनून में मुब्तला है। जिस तरह हिटलर को देखा था आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो एक मिलिट्री माइट डेवलप करके उसके अंदर उसने रेस का एक कॉन्सेप्ट लगा के पूरी जर्मन कौम को गुमराह किया था। इसी तरह आज ये शख्स जो है अपनी समझता है कि बहुत बड़ी मिलिट्री माइट मैंने डेवलप कर ली, उसके अंदर ये हिंदुत्व का, मजहब का जो हेट्रेड है और मजहबी जो दहशतगर्दी है उसको शामिल कर रहा है। ये साइकोपैथ है। आपने अमित शाह का कॉन्डक्ट देखा, आपने बाबू बजरंगी को देखना, आपने मोहन भगवत को देखा जो आरएसएस का चीफ है, उन्होंने क्या बकवास की इंडिया और ब्रिगेडियर साहब ये तो फिर वो आरएसएस वाले तो वो स्वास्तिका साइन को भी यूज करते हैं जो कभी हिटलर की जमात का साइन रहा। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ हिटलर का बाप है। किस लिए कह रहा हूँ आपको, ये मसलनी का बाप, ये उससे ज्यादा भेड़िया किस्म का आदमी है जो लोगों का खून पी के खुश होता है। ये साइकोपैथ है। यानी आप देखें ना, आरएसएस के जितने वो 34,000 के 33,000 के करीब शाखाज हैं। जो शाखाज का मतलब है जो आरएसएस, उसको वो शाखाज कहते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग ये देते हैं। और आपने देखा है वो खाकी रंग की उन्होंने वो शॉर्ट्स पहनी होती है, सफेद रंग की कमीज पहनी होती है, हाथ में डंडा उठाया होता है। और जो वो ओथ लेते दुनिया में, मुझे पूरी दुनिया में इस किस्म का ओथ इवन नाजी जर्मनी के दरमियान भी नजर नहीं आया जिसमें वो ये ओथ ले रहे हों कि जी अगर हम खुदा न, जिसमें वो पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं कि उनके खिलाफ उनके ये ना कर दें तो हमें प्रीचक ना पहचाना जाए, हमें हिंदू ना कहा जाए। इस किस्म की बदजबानी, इस किस्म की पागलपन आप दुनिया में, आज की दुनिया में जब हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, आज की दुनिया में कहीं आपने सुना है? मैंने आपको कहा नाजी जर्मनी में भी ये चीज़ नहीं होती थी। ठीक है, हमारे साथ हमारे गेस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया सुनो हिंदुस्तान को वक्त देने के लिए। तो सुनो हिंदुस्तान, भारतीय फजाइया की पेशावराना काबिलियत का ये आलम है कि 30 सालों के दौरान 550 फजाई हादसात में 150 भारतीय पायलट्स हलाक हो चुके हैं। मरने वालों में जनरल विपिन रावत समेत 13 आला अफसरान भी शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारतीय फजाइया की जंगी इस्तेदाद पर सवाल उठाते हुए इंकशाफ किया कि IAF को 42 के मुकाबले में 31 स्क्वाड्रन मैसर हैं जो आइंदा बरसों में मजीद कम होकर 26 रह जाएंगे। BBC के मुताबिक MiG-21 के 400 हादसात में 200 पायलट्स की हलाकत की वजह से इंडिया में उड़ते ताबूत का खिताब मिला। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि MiG-21 इतने पुराने हैं कि कोई इतनी पुरानी गाड़ी चलाना भी पसंद नहीं करता। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय फजाइया को उम्र रसीदा एयरक्राफ्ट्स पर इन्हसार करना पड़ रहा है, इसलिए कि भारतीय होम प्रोडक्शन तेजस को सुस्त रवि का सामना है। गैर मुल्की राफेल की दरामद भी अभी काफी ताखीर है। सुनो हिंदुस्तान, अब तुम ही बताओ कि 31 स्क्वाड्रन से भारतीय फजाइया 15,000 किलोमीटर से ज्यादा सरहद का दिफा कैसे कर पाएगी? इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद साहब बहुत शुक्रिया सुनो हिंदुस्तान को वक्त देने के लिए। सर कहिएगा कि 86 अरब डॉलर पर पहुंचे भारतीय दिफाई बजट के बावजूद भारतीय फजाइया को फाइटर जेट्स की कमी का सामना है। भारतीय फजाइया के शॉर्टफॉल का सबब क्या है और क्या इसके पीछे करप्शन की दास्तानें छुपी हैं या फिर ये भारतीय फौज की नाअहली है? देखिए, जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो जाहिर है उसके वॉल्यूम और पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के हिसाब से है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। हम आउट ऑफ द वे जाके उससे ना कभी बजट मैच कर पाएंगे ना दूसरा। करप्शन की दास्तान उनकी अपनी जगह है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लीडरशिप और उसकी डिसीजन मेकिंग पे सारा कुछ डिपेंडेंट होता है कि आप कितने ज़्यादा दूरअंदेशी से फैसले करते हैं। और क्योंकि उनको न्यूमेरिकल एडवांटेज है, उनको ये जाहिर है एक अपने ऊपर मान है कि हम बहुत बड़ा मुल्क हैं इस पूरे रीजन का, तो वो डिसीजन लेते वक्त उतनी सेंसिटिविटी, उतनी केयरफुल प्लानिंग शायद मेरी नज़र में उस तरह नहीं होती और यह दूरअंदेशी या विजन नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है। हम क्योंकि सर्वाइवल के लिए सारी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हमें पता है हमारे सोर्सेज बहुत लिमिटेड है और हमने बहुत बड़े दुश्मन का सामना करना है। जब ये सारी चीज़ें फैक्टर होती हैं तो आपका स्टेक, जैसे आपकी जेब में कम पैसे हैं और आपने पूरी फैमिली चलानी हो तो आप बहुत केयरफुल खर्चते हैं, जबकि उनके पास ये लग्जरी है कि वो बड़ा मुल्क है, इकॉनमी बड़ी, जिसकी वजह से वो ये करते हैं। एक तो ये बात है।
दूसरा, पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे बड़ा, पर्टिकुलरली मैं एयरफोर्स की बात कर सकता हूँ, मैं यहाँ एक फाइटर पायलट सर्व करता रहा हूँ 35 साल। तो मैं यहाँ पे साइकोलॉजी हमारी ये है कि हमने आउटनंबर्ड एनिमी के साथ लड़ना है। हमारी चॉइस ऑफ वेपन्स जो होता है, हमारी जो परचेजेस होती हैं, हमारी मिलिट्री डील्स होती हैं, वो बड़ी केयरफुली क्राफ्टेड और वेल डेलिब्रेटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने आने वाले वक्तों में उसको टेक्नोलॉजी को रेलेवेंट रखना होता है, और हमने ऐसी टेक्नोलॉजी लेनी होती है, हमसे 3 गुना बड़ा दुश्मन जो हो, उस पर हम टेक्नोलॉजी और बेटर ट्रेनिंग, मोरल और मोटिवेशन तो है ही है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ हम उसका मैच कर सकें। तो इसलिए हमारी इस वक्त जो पाकिस्तान एयरफोर्स की स्टेटस है, टेक्नोलॉजिकली हम उनसे बहुत बेहतर है। क्वांटिटी में पर श्योर हम मैच नहीं करेंगे, और नाम करना चाहते हैं, नाम कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारा एडवांटेज ये है। तो हिंदुस्तान में जो राफेल जहाज खरीदे हैं, उनकी अगर जब भी आप बात करना चाहेंगे तो आई कैन कमेंट ऑन द केस टू केस कि जी कौन सी जगह पे उनका कमजोरी है, कौन सी जगह पे हमारी एयरफोर्स को या हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है उनके ऊपर। जी बिल्कुल। खालिद चिश्ती साहब, ये कहिएगा कि जदीद दौर में जंगों का काफ़ी हद तक इन्हिसार फ़ज़ाई बालादस्ती पर हो चुका है। एक नामुकम्मल फ़ज़ाइया के साथ भारत पाकिस्तान पर जंग थोपने के ख्वाब देख रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, आपने पूरी दुनिया की रिसेंट जंगें जितनी देख लें, आपने नोट किया होगा एयरफोर्स फर्स्ट इज टू एंटर, सबसे पहले दाखिल होती है जंग में और लास्ट निकलती है वहाँ से, क्योंकि वो एनवायरनमेंट क्रिएट करती है बरी फौज के लिए और बहरी फौज के लिए। और ये लाजिम है कि आजकल की कोई भी फौज अच्छी तैयारी और कैपेबिलिटी के अलावा लड़ी नहीं जा सकती। हिंदुस्तान का ये डिलेमा रहा है कि उनको टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेटिक वहाँ पे चेंज बहुत हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ आपके नाजरीन के लिए बेहतर समझने के लिए, कि आप जो इनके AP सिंह, उनके एयरफोर्स चीफ हैं इस वक्त हिंदुस्तान के, अभी फरवरी में एक पब्लिक में ओपन सेमिनार में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा लोगों के सामने कि मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म हम अपनी टर्म में यूज़ करते हैं, मतलब जहाज़ और चाहिए मुझे, और प्लेटफॉर्म्स चाहिए क्योंकि मैं रेलेवेंट रह सकूं दुश्मन के सामने और अपना धाक या दहशत बिठा सकूं। ये इंडियन एयरफोर्स, और ऊपर से उन्होंने जस्टिफाई करते हुए, अपनी बात को सपोर्ट करते हुए कहा कि हमने 2016 में 40 तेजास तैयारों का ऑर्डर किया था। मैं आपके नाज़रीन को बताते चलूँ कि तेजास जहाज़ वो है जो JF-17 के मुकाबले में हिंदुस्तान ने बनाना था। 1985 से ट्राई जारी है, और वो एयर चीफ कहते हैं कि हमें तेजास जहाज़ 2016 में हमने जो 40 जहाज़ों का ऑर्डर किया था, उनमें से भी हमें पिछले 9 साल में एक भी जहाज़ नहीं मिला। यानी वो हेल्पलेस नज़र आते हैं कि मुझे प्लेटफॉर्म भी और चाहिए, जो मैंने ऑर्डर किया वो मिल भी नहीं रहा है। जबकि पाकिस्तान में आप ऐसा नहीं देखेंगे। जितने भी सरबराहान आए हैं, हर एक ने कंट्रीब्यूट किया अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और एयरफोर्स को आगे लेके चले। आज जो एयरफोर्स है वो स्टैंड अलोन नहीं हो जाती, एक माइंडसेट है। तो हमारी एक हिस्ट्री है और हमें अवेयरनेस भी है, हमें एहसास भी है पाकिस्तान फ़ज़ाइया को कि हमने इस मुल्क के एक्सपेक्टेशन है हमारे से। आपने नोट किया 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, पिछले दिनों ये जो अभिनंदन का केस हुआ था, तो पाक फ़ज़ाइया ने थ्रू आउट अपने आप को साबित किया है कि हम लिव अप करेंगे अपनी कौम की एक्सपेक्टेशन और अपनी जो कौम की हमारे से तवक्कुआत है। तो इसी तरह हमने लड़ना है और हमें पता है कि हमने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है हमारी ज़मीनी और बहरी अफवाज की हमारे ऊपर, हम उसी हिसाब से तैयारी भी करते हैं। अरे सर, अगर हम भारतीय एयरफोर्स की बात करें तो भारतीय एयरफोर्स में एयर एक्सीडेंट्स का जो इशू है अब वो गैर मामूली हो चुका है। क्या इसकी वजह टेक्नोलॉजी का ना होना है या भारतीय पायलट्स की पेशा वराना महारत इसका सबब है? ये दोनों वजह है मेरे हिसाब से। मेरी नज़र में उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और उस तरह, जैसे अभी मैंने आपको इंडियन एयरफोर्स चीफ की बेबसी बताई है, उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को मैच नहीं किया। जैसे मैंने कहा, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होने की वजह से उनके परचेजेस में डिले होते हैं, किकबैक्स तो होते ही हैं या करप्शन तो अपनी जगह है, लेकिन डिलेज होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जिसकी वजह से वो जो जहाज़ पुराने उनको हो जाते हैं उनको ग्राउंड करने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि नए जहाज़ आए नहीं होते। हिंदुस्तान की एयरफोर्स में, जैसे मैंने कहा, अगर उनका एयरफोर्स चीफ कह रहा है मुझे 40 जहाज़ पिछले 9 सालों से नहीं मिले, एक भी जहाज़ नहीं मिला, तो उसके पास क्या चॉइस है? वो ये तो नहीं करेगा कि जो पुराने हो गए उनको ग्राउंड कर दे, उन्हीं को वो चलाते रहेंगे। मेंटेनेंस भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, टेक्नोलॉजी भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, एक्सपर्ट्स भी, स्पेयर पार्ट्स भी। बाज़ दफ़ा दुनिया में स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते फाइटर जहाज़ों के, तो आप उड़ाते रहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करके कि शायद कल को बेहतरी हो जाए, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। दूसरा, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग हमारी उनसे कहीं बेहतर है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स हम सेट करते हैं एक पायलट सेट करने के लिए, बल्कि हर ब्रांच के सिलेक्शन के लिए, वो कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग है एज़ कम्पेयर टू इंडियन एयरफोर्स। ये भी हमें पता है। ये दोनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन है। ज़ाहिर है अगर स्किल कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगी और ऊपर से टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी होगी, अब सीधा जहाज़ होंगे जो मेंटेन अच्छे नहीं होंगे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बाउंड है कि उनके एक्सीडेंट्स ही होंगे।
जी खालिद साहब, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के दावेदार नरेंद्र मोदी के दौर में भारतीय दिफाई प्रोडक्शन मंसूबों की सुस्त रफ्तार जो मंसूबा है वो एक सवालिया निशान है। क्या वजह है कि 40-45 सालों में तेजस का सिर्फ एक स्क्वाड्रन ही तैयार हो सका है और राफेल अब इंडिया का प्रोजेक्ट बंद करना पड़ गया है? कि अभी कुछ मैं आपको अपडेट करूं कि 2 स्क्वाड्रन क्लेम करते हैं वो, और बॉर्डर से काफ़ी हमारे दूर रखे हैं उन्होंने, हिंदुस्तान ने 2 तेजास के जहाज़ हैं और वो जहाज़ अभी भी पूरी तरह ऑपरेशनल रेडीनेस इस तरह नहीं है कि उन जहाज़ों का कन्फ्यूजन है कि हमने कौन से मुल्क के इंजन इस्तेमाल करने हैं। कभी वो अमेरिका की तरफ देखते हैं, कभी वो शुरू में रशिया का कहते थे कि हम उनका लगाएंगे, फिर एक दफ़ा उनको इंसेंटिव हुआ कि शायद अमेरिका हमें बेहतर इंजन दे देगा। उसकी वजह से, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग की वजह से और लैक ऑफ एग्रेसिवनेस की वजह से वो प्रोजेक्ट ही लेट होता गया। जब हो गया है तो अभी भी वो उसकी सर्टेनिटी नहीं है, उनके पायलट्स को और उनके टेक्नीशियंस को और उनके इंजीनियर्स को वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो हमारे पायलट्स और इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को JF-17 थंडर पर है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने हाथों से हमने बनाया। JF-17 दुनिया की वाहिद मिसाल है तकरीबन 200 मुल्कों में से कि किसी एयरफोर्स ने अपना जहाज खुद बनाया हो। बाहर की जितनी कंपनियां हैं वो आउटसोर्स करती हैं मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि वो जहाज कोई और F-16 अमेरिकन एयरफोर्स ने नहीं बनाया, JF-17 हमने बनाया, यानी टेलर मेड टू आवर रिक्वायरमेंट, और हम उसी तरह अपग्रेड भी करते रहते हैं। हमारा इतना क्लोज लाइजन है मैन्युफैक्चरिंग के साथ कि जो हमारे चाहते हैं वही हमारे इंजीनियर्स और टेक्नीशियन जाके इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जबकि उनमें तेजास में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल बहुत है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बनाती है वो इंडियन एयरफोर्स के नीचे नहीं आती है, उसका जिम्मा नहीं है। जब ये पायलट को रिपोर्ट बैक करते हैं, टेक्नीशियन शिकायत करते हैं, वो होते होते ब्यूरोक्रेट उन तक पहुंचती है, फिर वो जब एड्रेस होती है तो लॉन्ग चेन है जिसकी वजह से उनको डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ रही है और अनसर्टेनिटी भी पूरे प्रोजेक्ट में। जाहिर है जब अनसर्टेनिटी हो, डिलेज हो पूरे प्रोजेक्ट में, तो पायलट्स का और इंजीनियर्स का भी फेथ उस प्रोजेक्ट पर खत्म हो जाता है कि शायद इस जहाज में वैसे ही कोई मसले हैं। साइकोलॉजिकल आपको एक नेगेटिविटी आ जाती है उन जहाज़ों के बारे में कि शायद ये जहाज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है उनके लिए। अच्छा सर, भारत के मुकाबले में अददी लिहाज से कम पाकिस्तानी फजाइया का कैसे आप मुवाजना करेंगे? वो क्या है जो हमारे लिए हौसला मंद और फख्र का सबब है? देखें, अददी तो कभी भी हमने मैच नहीं किया और ना हम कर सकते हैं और ना शायद करेंगे हम आने वाले वक्तों में, क्योंकि न्यूमेरिकली सुपीरियर इंडिया के पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, उसने बहुत सारे मुल्कों को थ्रेटन एट वन टाइम किया होता है, वो चाइना के साथ मुकाबले में रहता है। तो हम न्यूमेरिकली या नंबर का मुकाबला तो कभी भी नहीं करेंगे हिंदुस्तान के साथ। हाँ, हम 2 चीज़ों में मुकाबला करेंगे, हम करेंगे एक क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग और एक जज्बे के अंदर। क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग में जज्बा, और दोनों को इसलिए मिक्स कर रहा हूं कि हमारे पास चॉइस ही नहीं है, उस गैप को आपने कहीं तो प्लग करना है। जब आप ये कर लेते हैं, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग अच्छी कर लेते हैं और जज्बा तो हमारा है, तो अगली चीज जो आपने टेक कर करनी होती है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने टेक कर की है, जिसका ख्याल रखा है बड़ी अच्छी तरह, वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। हम टेक्नोलॉजी से उनके ऊपर सबकत हासिल लेके जाएंगे। हमारे जो मिसाइल्स और वेपन्स हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि हम बसीदा ना खरीदें, हम फ्रंट लाइन खरीदें, हम स्टेट ऑफ द आर्ट खरीदें जो दुनिया में बेस्ट अवेलेबल होते हैं, उससे हमें न्यूमेरिकल एडवांटेज रहता है। तो जाहिर है जब एक जज्बा शामिल हो जाए, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग आपकी अच्छी हो जाए और टेक्नोलॉजी आपकी अच्छी हो जाए, मिसाइलों में, जहाज़ों में, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल फायर करने में, तो आपको बिला महाला दूसरे मुल्क पर सबकत मिलती है, जो इंशाल्लाह हमें है। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि अभी राफेल जब खरीदा गया था तो 150 किलोमीटर तकरीबन उसके मिसाइल की रेंज है एयर टू एयर फायरिंग में। एयर टू एयर का मतलब है कि एक जहाज मिसाइल जब फायर करेगा, दुश्मन जहाज को मारने 150 किलोमीटर दूर तक तकरीबन वो मार सकता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था जो इंडिया ने हासिल कर लिया था ऑलमोस्ट। लेकिन जब तक जहाज डिलीवर हुए, पाक फिजाइया की लीडरशिप ने बहुत प्रॉम्प्ट फैसला किया और 2022 मार्च में हमने J-10C का एक पूरा स्क्वाड्रन खड़ा कर दिया, इंडिया से, चाइना से इंपोर्ट करने के बाद एस्टेब्लिश कर दिया, ऑपरेशनलाइज कर दिया, डे एंड नाइट पायलटों को ट्रेनिंग मुकम्मल कर दी, हमारे इंजीनियर ट्रेंड हो गए और उसी के ऊपर हमने PL-15 एक वेपन खरीदा जो एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज राफेल के मुकाबले में 150 किलोमीटर के मुकाबले में 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि हमने वो सारा जो एडवांटेज इंडिया ने लेना था राफेल के मुकाबले में, हमारे ऊपर सबकत लेनी थी, वो हमने एक जहाज से न्यूट्रलाइज कर दी और एक वेपन से न्यूट्रलाइज कर दी। लेकिन हम फिर भी वहां नहीं रुके, हमने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो नया जहाज है उसको अपग्रेड किया उसी रेडार पे जो J-10C पे लगा हुआ था, और PL-15 यानी उसी मिसाइल को इस पर भी इंस्टॉल कर लिया जो JF-17 थंडर है, जिसका मतलब है कि हमारे JF-17 भी जब उड़ते हैं तो वो 200 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाजों का निशाना बना सकते हैं। अब जाहिर है अगर इंडियन पायलट राफेल हो या कोई भी हो, जब हवा में आता है तो उसको ये तो पता होता है ना कि दूसरी तरफ जो बॉर्डर के उड़ रहा है वो J-10C भी हो सकता है, वो JF-17 भी हो सकता है या कोई और जहाज भी हो सकता है।
लेकिन उसको ये फियर तो होता है ना कि मेरे खिलाफ 200 किलोमीटर का एक मिसाइल है जो फायर किया जा सकता है। तो ये हमें साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी एट द एंड जाके हो जाती है, अपार्ट फ्रॉम द जो टेक्नोलॉजी की एडवांटेज है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हम उनसे बेहतर इंशाल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। आपने सुनो हिंदुस्तान को वक्त दिया और आपने तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक अपना तज्जिया पेश किया। तो जन्नत, ये है वो असल हक़ाइक़, ये है वो सूरत हाल जो हम अपनी आवाम को, जो कि बरसगीन पाक व हिंद दोनों तरफ बसते हैं, पाकिस्तान में भी और भारतीय साइड पे भी, कि जो हक़ाइक़ हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो हम अपने नाज़रीन तक हमने पहुँचा रहे कोशिश हैं। की है कि हम भारतीय फौज को आईना दिखा सकें कि वो सिर्फ जंग के नारे ना लगाएं, जरा वो अपने घर को देखें, भारतीय फौज के अंदर क्या हो रहा है, जो भारतीय फौज के अफसरान हैं, एहलकार हैं, वो किस तरह से डिप्रेशन का शिकार है। तो मोदी सरकार की जो सारी तवज्जो पाकिस्तान पर है, जरा वो तवज्जो भारतीय जो अफवाज के वो एहलकार जो कि हाइपर टेंशन का शिकार है, बीमार हैं, उन पर तवज्जो दें। और हम आने वाले एपिसोड्स में भारतीय फौज की हाइपर टेंशन और उनकी टेंशन में मजीद इजाफा करते रहेंगे। आज तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।